इस वीडियो में हम धमनी और शिरा में अंतर देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि धमनी और शिरा होता क्या है। देखो, धमनी और शिरा जो है ना, ये रक्तवाहिनी के एक भाग हैं। रक्तवाहिनी का मतलब क्या होता है? नस। हमारे शरीर में रक्त नस होता है कि नहीं होता है? होता है, जिसमें क्या बहता है? खून बहता है ना। तो देखो, रक्तवाहिनी दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं धमनी और दूसरी को कहते हैं शिरा। तो हम यहाँ पे ना धमनी और शिरा के बारे में समझेंगे भी और साथ में उसका उनके बीच में अंतर भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले धमनी और शिरा। देखो, धमनी का काम क्या होता है? वो हृदय से रक्त को लेकर शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब हमारा जो हृदय है, वहाँ से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनी का। अब हृदय से रक्त शरीर में तो पहुंच गया है, तो ऐसा भी कोई व्यक्ति होना चाहिए जो शरीर से रक्त को लेकर कहाँ पे पहुंचाए? हृदय में। तो उसका काम कौन करता है? शिरा। शिरा शरीर से रक्त को लेकर पूरे वापस मतलब हृदय में लाके छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। अब धमनी का तो एक ज़्यादा काम है। धमनी को क्या काम है? पूरे रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाना है। तो इसके लिए धमनी बोलता है कि मैं कैसे पहुँचाऊँगा रक्त को? तो हृदय क्या करता है पता है? धक्का देता है। मतलब धमनी में रक्त को ऐसे धक्का देता है बहुत तेज़ी से। इसके लिए तो हम लोग का हृदय मतलब दिल धड़कता है। जब धड़कता है इसका मतलब पता है क्या होता है? हृदय ना धमनी में रक्त को ढकेलता है बहुत तेज़ी से। तो इसमें क्या होता है कि रक्त का प्रवाह तेज़ होता है। अब हृदय धमनी में रक्त को बहुत तेज़ी से ढकेला है, तो इसमें रक्त बहुत तेज़ी से खून बहते हुए मतलब बहुत तेज़ी से खून बहते हुए जाएगा आगे। तो इसमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है? तेज़ होता है। अब ये बहते हुए बहुत दूर तक जाता है और आने के टाइम पे हल्का क्या हो जाता है? धीमा। तो हम लोग क्या कहेंगे? शिरा में रक्त का प्रवाह धीमा होता है। मतलब धमनी में तेज़ी से रक्त बहता है और शिरा में धीरे रक्त बहता है या धीमा रक्त बहता है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, मतलब शिरा में तो एक प्रॉब्लम है। अब इसमें तो रक्त धीमा हो चुका है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये रक्त ना इतना धीमे हो जाए कि हृदय तक वापस आ ही ना पाए। इसका काम क्या है? शरीर से रक्त को हृदय में लेके जाना। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये रक्त इतना धीमा हो जाए कि रक्त को हृदय तक लेके ही ना जा पाए। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे पता है? इसके में वाल्व लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाल्व। वाल्व ऐसा होता है जैसे कि एक नस है, ये मान लो ये क्या है? एक नस। तो इसके में वाल्व ऐसे लगता है। अब वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व न रक्त को केवल आगे जाने देता है। मतलब यहाँ से केवल इसको जाने देगा, आने नहीं देगा। ऐसे मान लो रक्त चला गया, ऐसे चला जाएगा रक्त। जैसे रक्त जाएगा तो ये ऐसे है, ऐसे तो ऐसे और बड़ा हो जाएगा और रक्त आराम से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही रक्त आने की सोचेगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि अब मान लो कि रक्त का प्रवाह बहुत धीमा हो गया और हृदय तक पहुँचे बिना ही रक्त वापस आने लगा। तो जैसे ही ये ऐसे आएगा तो ये बंद हो जाएगा। ये क्या होगा? ऐसे से ऐसे हो जाएगा और रक्त वापस नहीं जा पाएगा। तो हम लोग को शिरा में वाल्व लगा देना चाहिए, क्योंकि इसके में रक्त का प्रवाह धीमा होता है। ऐसी संभावना हो सकती है कि रक्त वापस मतलब हृदय तक पहुँचे ना वापस आ जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? शिरा में वाल्व लगा देते हैं। जबकि धमनी में तो वाल्व लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें रक्त बहुत तेज़ी से बहता है, तो इसमें संभावना ही नहीं है कि रक्त वापस जाएगा। इसलिए क्या होता है कि धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता, जबकि शिरा में वाल्व पाया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, धमनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो धमनी में रक्त का प्रवाह बहुत तेज़ है। इसका मतलब क्या है कि धमनी का जो आंतरिक दीवार है उस पर रक्त का बहुत तेज़ी से बल लगेगा। आपने भी देखा होगा, कोई जो पानी का पाइप होता है, अगर उसमें बहुत प्रेशर वाला पानी आता है, बहुत तेज़ी से पानी आता है, तो वो जो पाइप होता है ना, बहुत मोटा पाइप होता है ताकि पाइप फटे नहीं। और जो जिस पाइप में पानी एकदम स्लो स्लो आता है, धीरे धीरे आता है, उसका पाइप पतला होता है। देखे होगे आप लोग। तो यहाँ पे वही पाइप ही जैसा तो है ये धमनी और शिरा। तो इसको क्या बनाया जाता है? धमनी की आंतरिक दीवार को मोटा बनाया जाता है, क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह तेज़ होता है। इसकी संभावना हो सकती है कि ये फट जाए। इसलिए धमनी की आंतरिक दीवार कैसी होती है? मोटी। जबकि शिरा की आंतरिक दीवार मोटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। रक्त धीमा रहता है तो फटने की संभावना नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए इसकी आंतरिक दीवार कैसी होती है? पतली। ठीक है, अब धमनी को भाई सेफ्टी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो इसमें रक्त का प्रवाह तेज़ है। ठीक है, रक्त का प्रवाह जब तेज, इस पर बल अधिक लगेगा, तो इसके लिए हम लोग ना धमनी को क्या करते हैं? गहराई में लगा देते हैं। हमारे त्वचा के गहराई में हल्का ज़्यादा अंदर कौन पाया जाता है? धमनी। जबकि शिरा हमारे त्वचा के ऊपर ही पाया जाता है। हम लोग को जो नस दिखता है ना अपने शरीर में, वो शिरा होता है, और जो मोटा मोटा नस दिखता है वो होता है धमनी। देखो, धमनी ये है, ये जो मोटा मोटा नस दिख रहा है
ये मोटा मोटा नस, इसको हम लोग धमनी बोलते हैं, ठीक है। और मतलब ये जो है ना धमनी त्वचा की गहराई में पाया जाता है, जबकि ये जो है ये त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब देखो छठा अंतर, धमनी में ना शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि इसमें ना जो धमनी होता है इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, मतलब उस रक्त में ऑक्सीजन होता है, जबकि शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है ना उसको हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, जबकि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है उसको हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो समझ में आ गया, धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब सातवां बात, धमनी, अब मान लो कि अगर कहीं पर तुम धमनी और शिरा की आकृति देख रहे हो, कोई डायग्राम बनाया गया है, तो तुम कैसे पहचानोगे कि धमनी कौन सी है और शिरा कौन सी है। तो धमनी को हमेशा लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब धमनी को लाल रंग से रंग दिया जाता है, जबकि शिरा को नीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अगर कभी भी आप डायग्राम देखेंगे ना धमनी और शिरा का, तो उसमें धमनी को हमेशा लाल रंग से दिखाया जाएगा और शिरा जो है ना शिरा को हमेशा नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे जो डायग्राम बनाया उसको देख के बताइए आप धमनी कौन सी और शिरा कौन सी है, तो आप पहचान जाएंगे। आप बोलेंगे जो लाल वाला है ना यहाँ ये पाइप जैसा जो है इसको हम लोग धमनी बोलेंगे, और ये जो नीला वाला इसको क्या बोल देंगे, इसको हम शिरा बोल देंगे। क्लियर है। अब हम लोग एक बार समझ लेते हैं इस डायग्राम से कि हमारे शरीर में रक्त बहता कैसे है। तो आप इसको हमारा हार्ट मानिए, मतलब हृदय हमारा, ठीक है। और यहाँ से हृदय से रक्त बहता है ये पूरे शरीर में बह गया, और यहाँ से वापस इस पूरे शरीर से कहाँ वापस जाएगा, हृदय में। तो मैंने जो धमनी पढ़ा है ना, धमनी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो अभी हम लोग तो मेन धमनी और शिरा में अंतर देखा। अब धमनी के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, जो हृदय से धमनी निकलती है ना उसको महाधमनी बोलते हैं। वही धमनी आगे जाके और भागों में बढ़ जाती है, उसको हम लोग धमनी बोलते हैं। आगे जाके वो और कुछ भागों में बढ़ जाती है जिसको हम लोग छोटी धमनी बोलते हैं। और उसके बाद में आगे जाके और बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं, छोटी छोटी लाइनों में, मतलब नलियों में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कोशिकाएँ कहते हैं। मतलब महाधमनी, धमनी, फिर छोटी धमनी, और फिर केशिकाएँ। अब केशिकाएँ में ना शिरा भी होते हैं और धमनी भी होते हैं। अब यहाँ से ये रक्त जाएगा, अब यही जो रक्त है इसके बाद शिरा स्टार्ट होता है। मतलब रक्त तो अब कार्बन, जो ऑक्सीजन था रक्त का वो तो जो कोशिकाएं थी वो तो ले ली, अब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से शिरा जाता है। मतलब केशिकाएं से कहाँ क्या स्टार्ट होती हैं, केशिकाएं आधा तो धमनी वाली होती हैं और आधा शिरा वाली होती हैं। अब यहाँ से ये क्या है, शिरा की केशिकाएं हैं। देखो इस दोनों भाग को केशिकाएं कहते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इसमें आधे भाग में तो धमनी वाला रक्त बहता है, मतलब शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन आधे भाग में कैसा आता है, अशुद्ध रक्त। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, केशिकाएं के बाद में छोटी शिरा, क्योंकि यहाँ पे छोटी धमनी थी तो छोटी शिरा, उसके बाद में शिरा, और उसके बाद में क्या होगा, महाशिरा। मतलब मेरे को ये बात समझ में आ गया कि हमारे शरीर में रक्त बहता कैसे, ऐसे हृदय से महाधमनी से फिर धमनी, और फिर छोटी धमनी, उसके बाद में केशिकाएं, और केशिकाएं के बाद में छोटा शिरा और महाशिरा, और वापस कहाँ चला जाता है, हार्ट में। ये आप याद कर लीजिए, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका का मतलब छोटा शिरा, और उसके बाद में शिरा और महाशिरा। इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में रक्त कैसे घूमता है। तो इस प्रकार हम समझ लिए कि धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, और वे हमारे रक्त में, मतलब हमारे शरीर में धमनी और शिरा का परिवहन किस प्रकार होता है, मतलब धमनी और शिरा में रक्त का परिवहन किस प्रकार होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा जो मैंने समझाया आपको। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।